तो दोस्तों ये आपके लिए जो सहकारी समिति थी, जो थोड़ा समय नहीं लगे उसके लिए मैंने आपको सहकारी समितियाँ उतार दी। जैसे दोस्तों डेयरी फेडरेशन आपका कब स्थापित होता, 1977 में हुआ था। आवास वाला 1970 में होता। तिलम संघ 1991 में हुआ था दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपके सभी, जैसे तिलम संघ 1991 है, डेयरी 1977 है, आवास संघ 1900 कौन सा है, आवास संघ 1970 है। इसी प्रकार 1957 है कानफेड, और कानफेड 1967 है, राजफेड 1957 है। ठीक है दोस्तों, जैसे तिलम संघ वाला क्वेश्चन तो पहले आया हुआ भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों सहकारी जो समितियाँ थी वो है। तो दोस्तों आप इनको एक बार नोट डाउन कर ले। वैसे तो अपने सहकारी समिति वैसे सिलेबस में नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी नोट डाउन आप थोड़ा कर लीजिए। यहाँ आप दोस्तों यहाँ बनाएंगे आप सहकारी समिति। ये दोस्तों सहकारी समिति है, और ये दोस्तों किससे ये संबंधित है। ये दोस्तों आप ये कॉलम बनाएंगे आप स्थापना का, और ये आप बनाएंगे इनसे संबंधित कार्य का बनाएंगे। ये दोस्तों आप उतारते जाइए, मैं कार्य आपको बता दूंगा कि राजफेड सहकारी विपणन संघ किसे कहता है, एमएसपी के लिए काम करता है। कानफेड जो कि दोस्तों सहकारी उपभोक्ता संघ है, तो उपभोक्ताओं के हक के लिए लड़ता है। ये व्यावसायिक एक्टिविटीज़ करता है दोस्तों, ये व्यावसायिक एक्टिविटीज़ करता है। आवास संघ आवास के लिए एक समिति है। डेयरी विकास के लिए दोस्तों काम करता है। शिक्षा और प्रबंधन में दोस्तों ये प्रशिक्षण देता है। तिल व खाद्यान्न तेल, तो दोस्तों ये तिल व खाद्यान्न तेल के विकास या विपणन आदि के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों आप इनको नोट करते जाए, फिर मैं इनको लिखा देता हूँ। उतारे दोस्तों, उतारी। राजफेड, कानफेड, राजस्थान राज्य आवास संघ। वैसे दोस्तों इनका कार्य कोई इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, फिर भी सहकारी ये व्यवसायिक गतिविधियां करता है दोस्तों। व्यवसायिक गतिविधियां मेडिकल वगैरह में दोस्तों, इनमें भी कानफेड होता है ना, सहकारी उपभोक्ता संघ है ना, मेडिकल वगैरह इनमें भी ये काम करता है। राज्य आवास संघ दोस्तों ये आवास के लिए कार्य करता है। ये दोस्तों आवास के लिए कार्य करता है। डेयरी ये दोस्तों डेयरी विकास के लिए कार्य करता है। डेयरी विकास के लिए कार्य करता है दोस्तों। शिक्षा एवं प्रबंधन प्रशिक्षण के संबंधित कार्य करता है दोस्तों। प्रशिक्षण से संबंधित कार्य ये क्या करता है दोस्तों, तिल ये लिख लो दोस्तों, इसका वह खाद्यान्न तेल संबंधित कार्य उतारो दोस्तों। तिलहन जो खाद्यान्न व तिल विपणन भी लिख सकते हो आप, यहाँ ये वो सेम ही आ गया, तो तिल विपणन कर लो आप। तिल विपणन व खाद्यान्न कार्य, व खाद्यान्न तेल से संबंधित कार्य ऐसे उतारना। डेयरी विकास और व्यवसाय गतिविधियां एमएसपी फसल खरीदने तो ये कार्य करता है दोस्तों। इसको दोस्तों आप लिख सकते हो राइसेम, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। RCDF देखो डेयरी फेडरेशन है, डेयरी फेडरेशन 1977 कर लो। आवास संघ कब करोगे, 1970 कर लो। तिलंग संघ कब करोगे दोस्तों, 1991 कर लो। और कॉनफेड कब करोगे दोस्तों, 1967 कर लो, 10 साल बाद में। और दोस्तों जो राजफेड है वो क्या है, सहकारी विपणन संघ है, ये कब कर लो दोस्तों, 1957 कर लो। तो दोस्तों ज़्यादा कोई समझाने वाला नहीं था ये। अब दोस्तों अपन क्या लेने वाले हैं आपको पता होगा, इसके बाद में ये आप उतारो। इसके बाद में दोस्तों जैसे अपन ने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लिया, सहकारी समितियों के बारे में पढ़ लिया, नाबार्ड के बारे में भी दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपना
मुख्य फोकस रहने वाला है हरित क्रांति के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। वैसे दोस्तों अपने कृषि चैप्टर नहीं है, लेकिन दोस्तों इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल में अपन को अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास का एक पार्ट है। तो दोस्तों अपन हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। हरित क्रांति के बारे में दोस्तों आप सभी जानते भी है, पहचानते भी है कि हरित क्रांति है, फिर भी दोस्तों एक बार अपन शॉर्ट हरित क्रांति के बारे में अपन को अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो अपन ये आप उतारो, फिर इसके बारे में अपन हरित क्रांति लेते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों आपने याद कर लिया क्या सारा? अभी बताओ। देखिए डेयरी वाला कब स्थापना हुई थी? डेयरी वाले की 1977 में हुई थी क्या? आवास वाले की बता दो। देखिए 70 है क्या? कितना है देखा आवास वाला बताओ। देखिए कानफेड की बता दो। कानफेड की 1 की 57, कानफेड की 67 बता दो। आवास 70, डेयरी 77, तिलम 19 ऐसे याद कर लिया करो दोस्तों, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके बाद में दोस्तों अपन अपना मुख्य विषय रहने वाला है दोस्तों हरित क्रांति। तो आप सभी हेडलाइन डालेंगे दोस्तों, केसीसी को तो हटाओ दोस्तों और उसकी जगह लाओ हरित क्रांति। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। REVALUTAION। ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले से लिखिए दोस्तों। हरित क्रांति दोस्तों जानते हो, हरित क्रांति ये तो नॉर्मल वर्ड। हरित क्रांति क्या है आप सभी जानते हो। हरित क्रांति इसके जनक कौन है वो तो सब पता है दोस्तों, फिर भी अपन दोस्तों हरित क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब भी जानते दोस्तों हरित क्रांति, हरित क्रांति जो एक वर्ड है दोस्तों, इस वर्ड को किसने दिया था? तो दोस्तों विलियम गेड ने। विलियम गेड ने दोस्तों इस वर्ड को दिया था। और विश्व में दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है आप बताएंगे? और दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। तो दोस्तों विश्व भर में जो हरित क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ की थी वो कौन है बताएंगे? तो वो है दोस्तों नॉर्मन या ई हटा दो या लिख दो बोरलॉग। ये लो दोस्तों, ये है विश्व में आपके हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इस वर्ड को दिया था विलियम गेड ने। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? आप सभी NCERT बुक्स में देखेंगे तो वहाँ दोस्तों आप मिलेगा 1960 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। जैसे 1960 का दशक क्या होता है? 1960 का दशक का मतलब है दोस्तों 1960, 1961, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, ये जो चल रहा है ना ये पूरा सिस्टम, ये आपका दोस्तों कौन सा है? 1960 का दशक है। वैसे अपने देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, लेकिन दोस्तों हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966
1967 1966 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। क्या है हरित क्रांति, क्यों आई हरित क्रांति, जैसा नाम वैसा काम, चारों ओर हरा भरा हो गया, हरा ही हरा हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था हरित क्रांति में, दोस्तों हरित क्रांति क्यों आई, हरित क्रांति क्यों आई दोस्तों, ये अपन देखते हैं या हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, हरित क्रांति मतलब कि हरित क्रांति आने का मतलब आपके पास पैदावार ज़्यादा हुई, आपके पास उत्पादन ज़्यादा हुआ। तो दोस्तों ये उत्पादन या पैदावार इतने दिन पहले क्यों नहीं हो रहा था, अब ही क्यों ज़्यादा हुआ, 96 में ही ज़्यादा क्यों हुआ। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण था कि आपने अपने खेतों में, हो सकता है आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी होगी, आपने टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया होगा, हो सकता है कि आपने उच्च किस्म वाले बीजों का प्रयोग किया होगा। तो हरित क्रांति आने के कई कारण हैं दोस्तों, तो इनको अपन पॉइंट से देखेंगे। तो दोस्तों हरित क्रांति आने में सबसे पहले तो था हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स, मतलब कि उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग। कैसे बीजों का प्रयोग हुआ दोस्तों, उच्च उपज देते हो, बढ़िया उपज देते हो, उन बीजों का प्रयोग किया गया, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का प्रयोग किया, उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। इसलिए हरित क्रांति में अच्छा हुआ, अच्छी पैदावार हुई। और दोस्तों क्या हुआ, और दोस्तों हरित क्रांति के फलस्वरूप रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद यानी यूरिया, डीएपी आदि का अधिक प्रयोग किया गया। दोस्तों आप रासायनिक खादों का प्रयोग करोगे, यूरिया अधिक दोगे, डीएपी का यूज करोगे तो फसल या पैदावार तो अच्छी होनी है। तो इसमें क्या किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। तीसरा दोस्तों इसमें क्या प्रयोग किया गया, कीटनाशक का भी प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। कीटनाशक दवाइयाँ क्या होती है दोस्तों, मैंने बता दिया था आपको, कीट का नाश करने वाली दवाइयाँ, चाहे उनका स्प्रे कर दिया गया हो, तो कीटनाशक दवाइयों का भी दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया। और क्या प्रयोग किया गया दोस्तों, हो सकता है इसमें उच्च तकनीकी का प्रयोग किया गया, हाई टेक्नोलॉजी काम में ली। जहाँ परंपरागत खेती होती थी दोस्तों, पशुओं से करते थे या और किसी वजह से मान लो कि वो धीरे धीरे होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी यंत्रों का प्रयोग इसमें अधिक से अधिक किया गया। और दोस्तों किस प्रकार हुई, तो और दोस्तों अपन देखते हैं कि जो पैदावार ज़्यादा हुई उसका कारण क्या था, सिंचाई सुविधा बढ़ा दी गई, सिंचाई सुविधाएं दोस्तों क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो ये सभी दोस्तों आपके हरित क्रांति या आने के प्रमुख कारण थे। आप सभी मेरे साथ वापस रिवीजन करेंगे, बोलेंगे हरित क्रांति आने का मुख्य कारण क्या था, उच्च किस्म वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जो कि उच्च किस्म के, जैसे दोस्तों एक गेहूं आया था, गेहूं की एक किस्म आई थी, उस किस्म से क्या कहते, उसकी साइज छोटी थी लेकिन उनके जो गेहूं थे उनको बहुत ज़्यादा लगते, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैदावार हुई। तो उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, सिंचाई का ज़्यादा प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और सिंचाई सुविधाओं का भी अधिक प्रयोग किया गया। इसलिए हरित क्रांति के कारण ज़्यादा पैदावार हुई। तो ये मुख्य कारण थे दोस्तों हरित क्रांति में। अब देखेंगे दोस्तों जो हरित क्रांति हुई, आपने बीज भी अच्छे लगा दिए, खाद भी दे दिया, कीटनाशक भी काम में ले लिया, उस तकनीक भी काम में ले ली और सिंचाई सुविधाएं भी ली। तो इससे आपको क्या हुआ, इससे दोस्तों क्या फ़ायदा मिला, तो दोस्तों ये सभी अपने लगाने से अपने को क्या हुई, पैदावार बहुत ही अच्छी हुई, पैदावार दोस्तों क्या हुई, बहुत ही अच्छी हुई। तो दोस्तों अपन पैदावार में देखेंगे तो किसकी पैदावार ज़्यादा हुई, तो हरित क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों किस की पैदावार ज़्यादा हुई, तो आपकी गेहूं की क्या ज़्यादा हुई, बिल्कुल गेहूं की पैदावार दोस्तों आपकी ज़्यादा हुई, आपकी चावल की पैदावार ज़्यादा हुई दोस्तों, आपके मक्का की पैदावार ज़्यादा हुई, आपके दोस्तों बाजरे की जो है बाजरे की ज़्यादा पैदावार हुई, और दोस्तों आपकी ज्वार की जो पैदावार थी, इनमें दोस्तों काफ़ी सुधार आपको देखने को मिला। दोस्तों अब इनमें प्रश्न आ जाए कि हरित क्रांति के स्वरूप खाद्यान्नों में क्या हुआ दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि हुई। खाद्यान्न है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, खाद्यान्नों में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और खाद्यान्नों में सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों आपको किस में देखने के मिली, बताओ देखिए दोस्तों, खाद्यान्नों में सर्वाधिक आपको वृद्धि गेहूं और चावल में देखने को मिली। खाद्यान्नों में सर्वाधिक वृद्धि
चावल और गेहूं में देखने को मिली। प्रश्न आ जाए दोस्तों, गेहूं और चावल में सर्वाधिक किस में देखने को मिली? तो दोस्तों हरित क्रांति के फलस्वरूप आपको गेहूं की पैदावार में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। फिर दोस्तों अपन बात करें कि आपने टेक्नोलॉजी से आपने पैदावार भी अच्छी के लिए, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, आपने ये फसलें आपने बहुत अच्छी पैदावार के लिए और आपने गेहूं की पैदावार सबसे अच्छी की। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि फिर ये अपने पैदावार तो ये कौन कौन से राज्यों में हुई? तो देख दोस्तों, हरित क्रांति का ज़्यादातर प्रभाव पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत यूपी या पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में ज़्यादा आपको देखने को मिली। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा रहा। तो दोस्तों ये था अपने हरित क्रांति का पॉइंट। अब हरित क्रांति के दोस्तों अपन नोट्स बना लेते हैं, इनको एक डिटेल से अपन लिख लेते हैं दोस्तों। एक बार आप इसका वापस रिविजन कर लो। नोट्स बनाते जाएंगे दोस्तों। हरित क्रांति लिख लिया। अब दोस्तों लिखो, नाम देने का श्रेय, हरित क्रांति नाम देने का श्रेय किसका है दोस्तों? विलियम गेड। कुछ भी लिख सकते हैं आप, विलियम गेड। आप यहां लिखेंगे हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? बताएंगे हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप लिखेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब दोस्तों आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, लिखो वर्ष, लिखेंगे वर्ष वर्ष 1966/67, वर्ष 1966-67 में अधिक उपज वाली किस्में, जिसको अपन बोलते हैं HYV। ये वर्ड दोस्तों आपको खूब बार मिलेगा, HYV, जिसको अपन लिखेंगे हाई यील्ड वेराइटीज। हाई यील्ड वेराइटीज। देखो यील्ड क्या होता है दोस्तों? उपज होती है दोस्तों, उपज। वर्ष 1966 में अधिक उपज वाली किस्में, हाई यील्ड वेराइटीज का प्रयोग शुरू किया गया तथा अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिन्हें ही हरित क्रांति का नाम
दिया गया, या जिसे ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। विलियम गेड, नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर स्वामीनाथन, 1966-67। उच्च किस्म देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया, उच्च उत्पादन या उच्च उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया, और अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिसे ही दोस्तों हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति आप ये भी लिख सकते हो, 1966 तो आ गया पहले से, वह यहाँ भी लिख सकते हो, हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। ये वर्ड आपको खूब ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों, 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। आगे लिखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति वो लिखेंगे आप 1966-67 में खरीफ की फसल से शुरू हुई। हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई दोस्तों, बताओ? गेहूं चावल की हुई ना, तो लिखो दोस्तों हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि लिखो। लिखो दोस्तों हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि, खाद्यान्न लिख लो इसे ना, खाद्यान्न उत्पादन में हुई। खाद्यान्न उत्पादन में आप कोष्टक में लिखो, यहाँ लिखो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में वृद्धि हुई। यही लिखेंगे आप सर्वाधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई। नेक्स्ट लिखेंगे हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में सर्वाधिक सफल हुई। हरित क्रांति सफल होने का वो कारण पता है आपको? किस्म के बीजों का प्रयोग, वो भी लिखाना है दोस्तों अभी, है ना। नेक्स्ट लिखो हरित क्रांति में अत्यधिक उत्पादन या सकारात्मक परिणाम उच्च किस्म की उपज देने वाले बीजों
रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों, उच्च तकनीकी, रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयाँ उच्च तकनीकी, रासायनिक खाद आपका आ गया दोस्तों, बीज आ गई, रासायनिक खाद आ गई, कीटनाशक दवाई आ गई, उच्च तकनीक आ गई, सिंचाई सुविधा वो लिखेंगे भी, और एक बहुफसली कार्यक्रम वो भी लिखेंगे। उच्च तकनीकी, बहुफसली कार्यक्रम व सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के कारण हुई। ये लो दोस्तों, क्या क्या हुआ दोस्तों, उच्च टेक्नोलॉजी कहाँ मिली, आपने अच्छे किस्म के बीज कहाँ मिली, आपने रासायनिक खाद कहाँ मिली, आपने कीटनाशक कहाँ मिली, आपने सिंचाई सुविधाएं ली, और बहुफसली कार्यक्रम आपने अपनाया, बहुत सारी फसल आपने बोई। तो इस कारण से आपकी हरित क्रांति के दोस्तों सकारात्मक परिणाम मिले, या आपको अत्यधिक उत्पादन इन कारणों से मिला। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे नोट्स में ऐसे भी लिख सकते हो, हरित क्रांति किस कारण से हुई। तो आपने क्या यूज लिया ज़्यादा, आपने रासायनिक खाद काम में लिया ज़्यादा, आपने HYV उच्च किस्म की उपज देने वाली आपने बीजों का प्रयोग किया, आपने दोस्तों आपने कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया, आपने उच्च तकनीकी प्रयोग की, टेक्नोलॉजी को आपने काम में लिया, उस तकनीकी आपने काम में ली, और आपने सिंचाई सुविधाओं में भी क्या की, वृद्धि की, सिंचाई सुविधाएं। ये सभी दोस्तों ये कहते हैं हरित क्रांति के प्रमुख कारणों से सफल हुए। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का या हरित क्रांति को बढ़ाने या सकारात्मक परिणाम नहीं है, तो ये तो दोस्तों आपके हरित क्रांति के सभी सकारात्मक परिणाम है, या इन कारणों से आपकी हरित क्रांति बढ़ी थी। बाकी आपका कोई ऑप्शन आ जाए तो आपको इसको ध्यान रखना है। थ्योरी का पार्ट है वैसे दोस्तों, लेकिन जो मैं नोट्स लाया हूँ आपके लिए वो सिलेक्टेड लाया हूँ दोस्तों। ऐसे नोट्स ऐसे जो आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड मैटर है दोस्तों। आप उतारते जाए, धैर्य से धैर्य बनाए रखे दोस्तों। आएगा ऐसा कोई डाटा वाला आएगा, कोई चैप्टर आएगा तो उसमें अपन अच्छा तांडव भी कराएंगे, डाटा के साथ खेलेंगे भी। अभी तो बहुत लंबा रहने वाला है दोस्तों, अभी तो परिभाषा वगैरह थ्योरी है, अभी तो योजनाएं बहुत है दोस्तों। ग्रामीण विकास की काफ़ी लंबा चैप्टर है दोस्तों, अभी तो योजनाएं, पुरानी योजनाएं पढ़ेंगे, नई योजनाएं पढ़ेंगे। उतारते जाओ आप तो। हरित क्रांति के कुछ मुख्य बिंदु वो लिखेंगे दोस्तों। ऐसे दोस्तों आप हरित क्रांति से कितना ही बोलो, पूरी कॉपी बोलो हर चैप्टर की, लेकिन एक लिमिटेड अपन को थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से। अब आप थोड़ा सा हेडलाइन डालो कुछ हरित क्रांति से संबंधित, कुछ और हरित क्रांति से संबंधित कुछ एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में, वो पढ़ लेते हैं। स्टेट फार्मर्स कॉरपोरेशन 1969 में इनका भी दोस्तों गठन हुआ। और जैसे बहुफसली कार्यक्रम है, सघन कृषि कार्यक्रम है दोस्तों, कृषि से संबंधित है। फिर भी यदि मिलता है टाइम तो इनको अपडेट्स में ले लेंगे, लास्ट में इनको लिखा देंगे। बहुत सारे कार्यक्रम है दोस्तों कृषि से, CACP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लाइन लगा दूंगा दोस्तों मैं, तो फिर आपको सिलेबस के हिसाब अपन को ध्यान रखना है। तो आप लिखेंगे हरित क्रांति के मुख्य बिंदु, हरित क्रांति के मुख्य बिंदु उतारो दोस्तों, हरित क्रांति के मुख्य बिंदु।
अभी जो मैंने बताया था वो लिखेंगे अपन। उच्च किस्म के बीज तैयार करने के लिए, उच्च किस्म के बीज तैयार करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इसके आगे लिख लो। वह 1969 में स्टेट फार्मर्स कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। स्टेट फार्मर्स कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। सघन कृषि कार्यक्रम 1960-61 में शुरू किया गया। ये आ गया दोस्तों आपका, मैंने बताया था हरित क्रांति का सिंचाई सुविधाओं से पहले बहुफसली कार्यक्रम। तो 1967-68 में दोस्तों कौन सा था आपका बहुफसली कार्यक्रम में दोस्तों हरित क्रांति के मुख्य बिंदु में दोस्तों अपन लेंगे। आगे लेते हैं दोस्तों, कृषि वित्त की सुविधाएं दी गई। तो मैंने करा दिया है, फिर मैं थोड़ा सा कृषि वित्त की सुविधा किसके द्वारा? सहकारी बैंक तो पढ़ ही लिया ना दोस्तों अपने। कृषि वित्त की सुविधाएं सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई। इनका त्रिस्तरीय ढांचा होता है। अपने पढ़ ही लिया ना सहकारी बैंकों की दोस्तों कि कौन सा होता है? त्रिस्तरीय ढांचा होता है। होता है नहीं होता? बताओ देखिए कौन कौन सा होता है ढांचा। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर। तो यहाँ तो लिखेंगे अपन राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, जो भी है ग्राम स्तर पर। सहकारी बताओ जिला स्तर पर कौन सा बोलते हैं ये बता दो आप। तो क्या बोलते हैं इनको? केंद्रीय सहकारी बैंक। मध्यस्थ का काम करेगा दोस्तों ये भी। कैसे करेगा? इससे ऋण लेगा, इससे आएगा इसको देगा। ये भी मध्यस्थ का काम करेगा। पर्सन पर डिपेंड करता है वो कैसा आएगा। ये नाबार्ड से लेगा, इसको नाबार्ड देगा दोस्तों। ये आपको फटा दिया मैंने, नाबार्ड इसको देगा और ये इसको देगा और ये इसको देगा। सहकारी स्तर का त्रिस्तरीय इस ढांचे में बात करें तो ये मध्य स्तरीय हो जाएगा इसका। राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर। केंद्रीय सहकारी बैंक जो अपने फड्डी लिया। इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ देखिए।
पढ़ाया हुआ आपको सारा। प्राथमिक सहकारी बैंक त्रिस्तरित। इसी प्रकार कृषि वित्त की सुविधाएं सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की। इनका त्रिस्तरीय ढांचा होता है। आगे वो लिख लो, कृषि वित्त की सुविधा भूमि विकास बैंकों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई। ये लोग भूमि विकास बैंक दोस्तों कितने स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। जिला स्तर को क्या बोलते हैं बताओ? देखिए, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। और राज्य स्तर पर बताओ? राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक। इन बैंकों को पहले कौन सा बैंक कहा जाता था दोस्तों? 1956 से पहले बताया था आपको मैं, 1956 तक बंधक बैंक कहा जाता था। बंधक बैंक। ठीक है दोस्तों, आगे लो। बता लिया होगा दोस्तों। और भी है दोस्तों, अपन नोट्स डालेंगे। इनका कोई अनंत तो है नहीं दोस्तों, अंत नहीं है दोस्तों इसका। हरित क्रांति, कृषि योजना, ये अंत नहीं है। फिर भी और भी अपडेट हो गए एग्जाम के पास में तो और आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। बाकी करवा दिया, अंत नहीं है इस चैप्टर का दोस्तों। कृषि अपन बीच में ला नहीं सकते, बीच में ला भी सकते हैं दोस्तों। तो आप थोड़ा संयम रखें, मैटर ज़्यादा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो आप अब अपन बात करेंगे दोस्तों हरित क्रांति के बाद में अपन बात करेंगे द्वितीय हरित क्रांति, सतत हरित क्रांति। दोस्तों एक हरित क्रांति तो बड़ी 1966-67 के दौरान होगी, फिर इसके बाद दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति आई। तो दोस्तों ये कब आई? फिक्स डेट नहीं है, आप इसे रट्टा नहीं मत लगाना कि सर जैसे वो हरित क्रांति 1966-67 में आ गई तो इसकी भी कोई डेट होनी चाहिए। इसकी कोई डेट नहीं है दोस्तों। फिर भी अलग अलग चीज़ अपन ने देखा तो एनालिसिस किया तो ये 2000 के आसपास से चलती आ रही है और ये कंटिन्यू चल रही है, सतत है। तो इसमें बहुत सारे हैं जो डॉक्टर, इसमें आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आए, उनका भी स्टेटमेंट आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी स्टेटमेंट आया, और यहाँ पर आपके जो हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन वो भी आए और उन्होंने इस क्रांति को कहा सतत क्रांति कहा, सतत क्रांति कहा। उन्होंने कहा हरित क्रांति से अब सतत क्रांति की ओर, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ओर, ग्रीन रेवोल्यूशन से एवरग्रीन रेवोल्यूशन की और सतत क्रांति कहा गया। सतत क्रांति दोस्तों ये एक क्षेत्र में नहीं थी। इन अपन ने इसमें तो देखा, इसमें अपन ने क्या देखा कि भाई जो खाद्यान्न थी उसमें अपन को ज़्यादा उत्पादन हुआ, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, इनमें अपन को ज़्यादातर पैदावार देखने को मिली। इसमें अन्य किसी कृषि से संबंधित जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी से संबंधित योजनाएं है या डेयरी से विकास से संबंधित कार्यक्रमों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों जो द्वितीय हरित क्रांति हुई इनमें जो मैंने अभी नाम बोले, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, इन सभी कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया गया। और दोस्तों सबसे मेन जो मुख्य बात है, जो हरित क्रांति में आपने जो रासायनिक खाद्यों का प्रयोग किया था, आपने जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया था, तो द्वितीय हरित क्रांति में वो चीज़ें नहीं है दोस्तों। इसमें कहा गया कि आपको जैविक खेती अपनानी है दोस्तों, आपको जैविक खेती अपनानी है, आपको जैविक उर्वरक अपनाने हैं, जिससे कि दोस्तों की अपनी जो भूमि है उसकी उर्वरता शक्ति भी बना रहे और लोगों के क्या हो, स्वास्थ्य भी दोस्तों ठीक रहे। इसलिए इसमें दोस्तों एक कृषि के साथ ही अन्य सभी जो सहायक एक्टिविटीज है उनको भी उसमें ध्यान रखा गया। प्लस इसमें दोस्तों और क्या ध्यान रखा गया, इसमें दोस्तों जैसे कृषि के साथ में अपने ये तो देख ही लिया भाई, इनके साथ अपने इनका ध्यान रखा। इसके बाद में अपने ये भी देखा जो हरित क्रांति थी दोस्तों, इसका जो प्रभाव था वो अपने देश के कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा। तो जो पूर्वोत्तर राज्य थे उनमें हरित क्रांति नहीं फैली।
इसलिए द्वितीय हरित क्रांति इसलिए लाई गई कि जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें भी हरित क्रांति जानी चाहिए, उसका प्रभाव वहाँ तक ही होना चाहिए। और जो पहले वाली हरित क्रांति थी उसमें जो दोस्तों बड़े किसान थे उनको ही इसका फायदा मिला, क्योंकि जो उस समय जो रासायनिक जो आपके उर्वरक थे, आपकी कीटनाशक दवाइयाँ थी, खाद था, जो टेक्नोलॉजी थे, वो पैसे वाले लोग ही ले सके। तो एक छोटा किसान उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाया। तो द्वितीय जो हरित क्रांति में थी दोस्तों, तो द्वितीय हरित क्रांति में वो जो छोटे किसान हैं उनको भी इस चीज़ से फायदा मिला। तो मतलब सभी लोगों के पास इसकी पहुंच हुई, सभी लोगों के पास पहुंच हुई, सभी जो देश के राज्य थे उनमें ये वहाँ भी इनकी पहुंच हुई। फिर एक जैविक खेती पर दोस्तों इसमें बढ़ावा दिया गया, जिससे कि अच्छी पैदावार हो, वो इको फ्रेंडली हो, वो हेल्थ फ्रेंडली हो। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसको ग्रीन टू एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन है वो दोस्तों किसने कहा था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। और 2005 के तहत एक सम्मेलन भी हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दोस्तों हरित क्रांति के बारे में, द्वितीय हरित क्रांति के बारे में दोस्तों उन्होंने भी चर्चा की, उन्होंने भी द्वितीय हरित क्रांति के बारे में बताया दोस्तों। ये तो था दोस्तों इसका कुछ वो वर्णन। अब इसके कुछ जैसे मुख्य मुख्य पॉइंट है दोस्तों वो अपन लिख लेते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ और प्रथम हरित क्रांति में क्या था। तो दोस्तों इसका भी अपन जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों अपन अपना मुख्य विषय रहने वाला है द्वितीय हरित क्रांति, सतत हरित क्रांति। एवरग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों अब अपन पढ़ रहे द्वितीय हरित क्रांति या सतत हरित क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों ये किसने बोला था? अभी नोट्स में लिखाएंगे, एक बार आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। एक बार एम.एस. स्वामीनाथन ने बताया था इसको। वापिस स्वामीनाथन साहब आ गए यहाँ पर, इन्होंने इसको द्वितीय हरित एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहा। तो दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति में दोस्तों अपन क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय हरित क्रांति में दोस्तों जो आपकी प्रथम हरित क्रांति हुई थी उसके स्थान पर अपन को क्या करना है वो अपन को देखता तो दोस्तों एक अपन तुलना करनी है अपन को कि द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ। तो दोस्तों आपने पहली हरित क्रांति में आपने क्या क्या किया था वो बताएंगे दोस्तों। जैसे आपने उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया था, हाई यील्ड वेराइटीज, आपने सीड्स का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको ये दोस्तों आपकी जो हरित क्रांति थी और ये आपकी दोस्तों है द्वितीय हरित क्रांति। तो क्या दोस्तों आपको हाई यील्ड सीड्स यहाँ भी प्रयोग करने हैं क्या दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ तो उच्च किस्म देने वाले बीज को तो दोस्तों अपन को प्रयोग करना ही है। तो फिर क्या आपको जैसे वहाँ पर आपने रासायनिक खाद काम में लिया था, आपने वहाँ पर दोस्तों क्या काम में लिया था? रासायनिक खाद काम में लिया था। क्या दोस्तों यहाँ आपको रासायनिक खाद काम में लेना है क्या? आपको बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको रासायनिक खाद काम में नहीं लेना दोस्तों। तो फिर क्या लेना है सर? तो यहाँ आपको काम में लेना है दोस्तों प्राकृतिक खाद, नेचुरल खाद आपको काम में लेना, प्राकृतिक खाद। सर ये कौन सा होता है प्राकृतिक खाद? भाई साहब सब जानते हो, गोबर से बना लो, प्राकृतिक खाद है। और प्राकृतिक चीज़ें काम में लेनी जैसे छाछ है, इनसे भी दोस्तों, ये भी आपने कभी देखा होगा घर के पास नींबू का पेड़ होता है तो अपने घर वाले उसमें क्या डालते हैं? छाछ वगैरह डालते, तो अच्छी वो पैदावार होती है, उसके जीव वगैरह मर जाते हैं। तो अपन को क्या लेना है? रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद काम में लेना है, बायो खाद भी बोल सकते हैं इसको। और जैसे कि अपन को वो केंचुआ वाला खाद भी काम में ले सकते हैं। केंचुए से दोस्तों जो खाद बनता है मैंने बताया था वो भी अपन काम में लेंगे केंचुए खाद से। फिर अपन एक आएंगे अपन जैविक खेती। ये क्या होती है दोस्तों? ये क्या होती है जैविक खेती? इसके भी अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, इसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक खाद कहाँ में लेना है, या दूसरा नाम इसका है बायो उर्वरक, अभी लिखाएंगे नोट्स दोस्तों।
आपने क्या काम में लिया था वो दोस्तों, वहाँ पर आपने कीटनाशकों का काम में लिया था। आप यहाँ पर लेंगे बायो उर्वरक या बायो कीटनाशक काम में लेंगे, जो जीवाणुओं से दोस्तों तैयार किए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसी जीवाणुओं को खोजा है, राइबोजियम बहुत सारे होते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, खेती की पैदावार को बढ़ाते हैं। और दोस्तों अपने क्या लिया था, आपने क्या सिंचाई सुविधा भी काम में ली थी क्या? सिंचाई सुविधा दोस्तों, इतनी सिंचाई सुविधा ली कि ढंग से पानी का कर दिया साफ, पानी को ख़त्म कर दिया। तो क्या अब पानी को ख़त्म करना है क्या? अब नहीं करना। तो फिर कौन सी खेती करनी है? सिंचाई सुविधा आपने खूब काम में ली दोस्तों। यहाँ आपको ड्रिप सिस्टम से आपको खेती करनी है। आपको उत्पादन ड्रिप सिस्टम से, वो आपको पानी वाला बूंद बूंद सिंचाई वाला आपको काम में लेना है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये था। और दोस्तों इसको अपन ने क्या कहा था? हरित क्रांति कहा था। और इसको दोस्तों अपन ने क्या कहा है? इसको दोस्तों अपन ने कहा है एवरग्रीन, सदाबहार, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। इसको पर दोस्तों अपन ने क्या कहा है? सतत क्रांति कहा है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपने क्या क्या और पढ़ना था, मैं और बता देता हूँ दोस्तों। आपको बताने का काम करें तो फिर लिखाने का ही काम रहेगा। और दोस्तों इसको अपन ने, इसका प्रभाव दोस्तों किस किस पर रहा था? केवल गेहूं, वही आपका ज्वार, मक्का, चावल पर आता। लेकिन इसमें दोस्तों ये तो केवल खाद्यान्न थी। इसमें दोस्तों खाद्यान्न फसलों के साथ खाद्यान्न उत्पादन या खाद्यान्न फसलों वो तो लेनी है, इसके साथ में इसमें नगद फसलों का भी ध्यान रखा गया। नगद फसलों का भी ध्यान रखा गया। मूंगफली है, कपास है, और जो भी है इसमें ये भी पसंद है। इसमें ये राज्य के बहुत कम जिलों में था, हरियाणा, पंजाब तक की था। इसमें क्या किया गया? जो पूर्वी तर जो राज्य है उनको भी इसमें लिया गया। आप समझ गए होंगे। इसके दोस्तों आप कितने बना लो, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसको दोस्तों संपूर्ण क्रांति भी कहा गया। इसको कौन सी कहा गया? हरित क्रांति भी कहा गया, द्वितीय क्रांति भी कहा गया, और इसको संपूर्ण क्रांति भी कहा गया। लो सर, इसको संपूर्ण क्रांति क्यों कहा गया? अम्ब्रेला टाइप हो गई दोस्तों। इसने अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला होता है उसके नीचे सब आ गए, सारे आ गए इसमें पशुपालन, डेयरी पालन, डेयरी से संबंधित आ गया, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन वो भी आ गया। इसमें फसलों से संबंधित भी सभी ले लिया भाई। नगदी फसलें भी ले लो, खाद्यान्न फसलें भी ले लो, चारों ओर का इसमें सिंचाई सुविधाओं का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया। मतलब इसको क्या कहा गया? संपूर्ण क्रांति कहा गया। किसको कहा गया दोस्तों? द्वितीय क्रांति। पढ़ा था क्या दोस्तों कभी आपने पहले भी इस द्वितीय क्रांति के बारे में इतना मैटर पढ़ा था? तो मुझे बताइए, कमेंट्स करके बताना दोस्तों। अब अपन नोट्स में लिखते हैं दोस्तों द्वितीय क्रांति, हरित क्रांति के बारे में। सुना है दोस्तों, आप काफ़ी होशियार हो, आपको मैटर एडवांस ही चाहिए, मैंने ऐसा भी सुना है। टेक्नो लो, आपको दोस्तों सिलेक्टेड मैटर ही देंगे दोस्तों, आपको फालतू मैटर नहीं देंगे। द्वितीय हरित क्रांति अब लिखेंगे दोस्तों, नोट्स के रूप में अपन बनाएंगे। चलो दोस्तों अब लिखते हैं अपन इसकी परिभाषा या इसके बारे में लिखो। द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति पोषणीय या हरित कृषि के
रूप में है, अर्थात रासायनिक खादों के रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अर्थात रासायनिक उर्वरक के स्थान पर बायो उर्वरक का प्रयोग, रासायनिक जो उर्वरक है उनके स्थान पर बायो उर्वरक का प्रयोग जल तथा पर्यावरण जल तथा पर्यावरण संरक्षण, संतुलित क्रॉपिंग पैटर्न, संतुलित क्रॉपिंग पैटर्न को बनाए रखना, संतुलित को बनाए रखना, खाद्यान्नों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना आदि को ही द्वितीय हरित क्रांति के रूप में जाना गया है। जो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था वही चीज़ है, आपको रासायनिक खाद है उसके स्थान पर बायो उर्वरक आपको काम में लेनी है, जो कीटनाशक है उनके जगह बायो कीटनाशक आपको काम में लेने हैं, आपको संतुलन रखना है, सिंचाई जो पानी है उसको जगह आपको ड्रिप सिस्टम काम में लेना है, आपको संतुलित सारा काम करना है। क्रॉपिंग पैटर्न भी आपको अपनाना, आप जानते होंगे क्रॉपिंग पैटर्न, तो भाई एक बार अपने इस खेत में इस साल यदि गेहूँ बा दिया तो अगली बार गेहूँ थोड़े बोएंगे उसी जगह, क्योंकि उसकी उर्वरता उतनी रहेगी नहीं, ठीक है, तो उनको बदल के बोनी चाहिए। जैसे कि उड़द वगैरह है उनमें ज़्यादा आपको पता है ना, ज़्यादा उनमें जो उर्वरकता शक्ति उनमें होती है, तो जो भी है आप उतार लो। इसके आगे दोस्तों आप लिखेंगे वो दो अपने को कॉलम बनाने हैं दोस्तों जो मैंने आपको समझाए थे, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, समझने के लिए आपको अच्छा रहेगा। हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति या सतत हरित क्रांति, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखोगे, इसमें लिखा दिया था मैंने, वैसे समझा दिया था। रासायनिक उर्वरक आपने यहाँ पर काम में लिए थे, आपने यहाँ कीटनाशक काम में लिए थे, तो आप यहाँ रासायनिक उर्वरक की जगह क्या काम में लेंगे, बायो उर्वरक जो जीवाणुओं से तैयार किए जाते हैं। कीटनाशक की जगह दोस्तों आप क्या लेंगे, बायो कीटनाशक लेंगे, बायो उर्वरक लेंगे, या आप पहले बताया आपको मैंने, आप प्राकृतिक खाद यहाँ काम में लेंगे। किससे बनता है, जिसे आप यहाँ लिख सकते हैं गोबर छाछ वाला ले सकते हैं, या जो केंचुए से बनाया जाता है दोस्तों, केंचुए वाला खाद ये बड़ा काम का होता है केंचुए का, जिसको अपन दोस्तों ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने बताया था, जिसको आप कोष्टक में जैविक खेती आदि लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद में दोस्तों अपन आगे और देख लेते हैं। इसमें अपने अधिक सिंचाई की थी, इसमें अधिक सिंचाई करनी है क्या, इसमें अपन को दोस्तों क्या करना है, जल संरक्षण करना है, जल को बचाना है,
ठीक है, वहाँ सिंचाई कर करके पानी पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, जल संरक्षण करना है। जल संरक्षण का मतलब ही बता दिया मैंने, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम से आपको क्या करनी है, ड्रिप सिस्टम से आप समझो, ड्रिप सिस्टम से आपको सिंचाई करनी है। यहाँ आपके किस किस में थी, केवल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। यहाँ आपको क्या लेना है दोस्तों, खाद्यान्न प्लस नगद फसलें, वो भी आपको लेनी है। और इसमें दोस्तों आपका क्या और क्या क्या किया, इसमें अपन को पशुपालन पर भी ध्यान देना है, डेयरी पालन पर भी ध्यान देना है, मुर्गी पालन पर भी ध्यान देना है, और मत्स्य पालन पर भी ध्यान देना है। इन सभी पर इनको ध्यान देना है। आप ये लिखो, इन सभी पर ध्यान देने के कारण इसको संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। तो नीचे लिख लेंगे नोट में। ये सारा हो गया दोस्तों अपना। अब वो तो क्या लिखना है, हरित क्रांति आएगा, इसको द्वितीय क्रांति, सतत हरित क्रांति, ये नाम आएगा। बार बार में रिवीजन करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, नोट्स बनने से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें ज़्यादा दोस्तों कॉपी बनने की जरूरत नहीं, मैं और भी लिखा सकता हूँ। जैसे द्वितीय हरित क्रांति को संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, मैंने समझा है। चलो लिखा देता हूँ थोड़ा सा और, नीचे लिखेंगे हम नोट बना के। ये तो हो गया। लिखेंगे दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति को संपूर्ण हरित क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि के साथ साथ नगद फसल, क्योंकि इसमें कृषि के साथ साथ, ये लिखो आप, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग, बस आदि लिख दो, आदि में वृद्धि हुई, इनमें भी वृद्धि हो गई दोस्तों। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं। दूसरा नोट वो लिख लो, लास्ट है बस। फिर द्वितीय हरित क्रांति को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या कहा, सतत हरित क्रांति भी कहा दोस्तों, है ना। द्वितीय हरित क्रांति को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, द्वितीय हरित क्रांति को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने सतत हरित क्रांति कोष्टक में लिख लेंगे, वही ऊपर वाला नाम, एवरग्रीन रेवोल्यूशन का है। और भी स्टेटमेंट है दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके भी थे। संपूर्ण क्रांति कहा इन्होंने, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2005 के कोयम्बटूर में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जैसे बहुत सारी मेरे को याद है, लेकिन वो लिखाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, द्वितीय हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, और जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने जो द्वितीय हरित क्रांति को उसको सतत हरित क्रांति कहा, एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहा दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन ने इन सभी बातों का आज अपन ने अध्ययन किया। हरित क्रांति पढ़ी, द्वितीय हरित क्रांति अपन ने पढ़ी ली है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था, आप सभी किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ा था 1998 में, जो अगस्त 1998 में प्रारंभ हुआ था। किसी से सुविधा मिलती है,
बीमे का अपन ने इसके बारे में पढ़ा, फिर अपने सहकारी समितियों के बारे में भी दोस्तों अपन ने पढ़ लिया। नाबार्ड दोस्तों अपन पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों अपन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ग्रामीण विकास की तरफ। अब दोस्तों ज़्यादातर पार्ट जो कार्यक्रम वगैरह रहेंगे कृषि से संबंधित, उनका एक नोट्स में टाइम में आपको लिखा दिया जाएगा जो भी आपको बच रहा है। फिर दोस्तों अपने अपनी योजनाएं जो ग्रामीण विकास से रहेगी, फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट चैप्टर की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज जो लगभग थ्योरी का पार्ट था, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप सीरियस होके एकदम बढ़ते रहे दोस्तों। सिलेक्शन अपन को लेना है, रैंक के साथ लेना है, रैंकर्स के साथ अपन को रैंक लेनी है, सीरियस होकर पढ़ना है दोस्तों। अपने वो प्रोग्राम नहीं है फालतू बातें करना, मनोरंजन करवाना, फालतू टाइम पास करना, वो नहीं। अपने सीरियस है सिलेक्शन के प्रति, एजुकेशन के प्रति। अपने को सिलेक्शन लेना है, अपने को आगे बढ़ना है दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहे। आपको हमारा सेशन ये कैसा लगा दोस्तों? आप अपना हमें प्यार देंगे, आप अपनी दुआ देंगे और सजेशन देंगे दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, आपकी फिर मुलाकात होगी मेरे से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।